एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है स्टूडेंट। जहाँ तक कल हम लोग जीव जंग कैसे करते हैं बायोलॉजी के पढ़े थे, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। जहाँ तक कल हुआ था उससे आगे हम लोग कल तक पढ़ चुके थे ग्रंथियों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग आज युग्म सलन के बारे में। युग्म सलन आई अब बारिश के चलते बहुत बच्चा ना हाँ रनियो सही चलते ना लो हाँ युग्म सलियन के बारे में रोड पर कहे रुकल रही था। ठंडा लग गया सुने ना दोस्त है कि रानी जरे झगड़ा हो गया है हाँ रानियों से कुछ बताते थे ना। युग्म सलियन जिस दिन ना तो दिन हाँ या जिस दिन रानी ना तो दिन पूछो युग्म सलियन नर तथा मादा युग्म का सलियन क्या कहलाता है? युग्म सलियन कहलाता है। नर तथा मादा किसका? नर तथा मादा का युग्मन क्या कहलाता है? नर तथा मादा का सोटली कंगी खुजली नाम मिले जे भाभी वाला घर में कौन जाते सुतले भाभी सा नर तथा पंकज वाला घर में तो गेल रही न रहा यहाँ नर तथा नर तथा मादा का युग्म कहते हैं मादा के युग्म का सलियन क्या कहलाता है? युग्म सलियन कहलाता है। युग्म सलियन युग्मों का सलियन क्या कहलाता है? मादा का युग्मकों का सलियन युग्म सलियन कहलाता है। युग्मक हम कथी के पार्टी दिए नया साल भरेला पैसा पाके में किस्त भरेला हिते ना है 2000 कम है। युग्म सलियन कहलाता है। युग्म सलियन कहलाता है। युग्म सलियन कहलाता है और इससे क्या बनता है? युग्मज बनता है। और इससे क्या बनता है? युग्मज बनता है। इससे युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है। तो इस तरह से युग्म सलियन के बारे में हम समझ गया कि नर तथा मादा के युग्मों का सलियन क्या कहलाता है? युग्म सलियन कहलाता है। इससे युग्मज बनता है। और क्या बनता है? युग्मज बनता है। अब इसके बाद हम लोग नासा केंद्र है अमेरिका में है साइंटिस्ट केंद्र है वहाँ परिक्षेपण को कदे नासा एक साइंटिस्ट के लिए नासा में काम करे के बहुत आदमी के सपना हो छे। नासा में अंतरिक्ष में सब जाए छे वहीं से प्रक्षेपण कर जाए छे। नासा से नहीं तो इसरो से अमेरिका में सबसे बड़ा वहीं पर केंद्र है। हाँ जब अपन चंद्रयान वहाँ पर गए चंद्रमा पर गए तो टूट गए संपर्क न नासा की ही नासा के मदद से ही पता लगल कि चंद्रमा पर कथी है पहले चंद्रमा पर बर्फ है। जब चंद्रयान टूट गया या टूटल है तब भी पता वही ओकरे नासा के जब टूट गए तो संपर्क करके नासा वाला आदमी ऊपर से पता कर कि चंद्रमा पर अब कथी है पानी है। और कुछ दिन में अब पहुँच जाते दक्षिणी ध्रुव पर। जब पहुँच जाते चंद्रयान 2 में 3 गो लागल रहा ना रोवर ऑर्बिटर रोवर प्रज्ञान ठीक ना। तो एगो टूट गए संपर्क ऑर्बिटर इसरो के संपर्क पहुँचावे छै। और तीसरा एगो बच्चल है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचते कहाँ पे दक्षिण। आ एक अंतरिक्ष अपने यहाँ से भेजल जा रहा है आदित्य L1 जो सूर्य भगवान पर भेजल जा रहा है। आदित्य 1 एल वहाँ एल सूर्य भगवान पर अपना यहाँ से छोड़ल जाते इसी साल छोड़े वाला रहा है कि अगला 24-25 में ऐसे ही छूटे वाला है। अगला साल फिर 23 में अपना यहाँ 24 में फिर छूटते गगनयान आदमी चंद्रमा पर बैठ के जाते अंतरिक्ष में रॉकेट में बैठ के चंद्रमा पर आदमी फिर आपस होते वहाँ जाकर जितना दिन समय लगे खाना पीना सब लेकर जाते अब वापस ना आते ना वापस फिर आदमी हाँ फिर जाते साइंटिस्ट जाते तो हम तो जाए
भारत के जनरल गवर्नर दोनों साइंटिस्ट रहते बट ना ना उससे थोड़ी जाइ छै वो में जाइ छै जो पढ़ले वहाँ पर जब टेक्नोलॉजी दुनिया फास्ट कुछ होले तो फिर आपस कैसे अबै तो कुछ चलावे गाड़ी के लूरे नहीं तो कुछ साइंटिस्ट लूर है सब कुछ रहता है से जाने हैं यूं सलियन के बारे में अगर ऊपर अगर रॉकेट अगर अति छोड़ के चला तो पैदल कैसे थे ऊपर छोड़ कैसे देते गाड़ी के ड्राइवर तू होते छोड़ कैसे देते अगर हम का छोड़ दे बता मान प्लेने बैठे ना समझे ना हाँ कुर्सी ठीक से बैठे ना तो वैसे थोड़ी बैठे सही सीधा बैठे ना सीधा बैठे जाए कुर्सी हटा भी नहीं है में से पीछे जो कुर्सी लेगा हाँ तब इसके बाद हम युग क्या बनता है युग नज बनाता है बात तो वहाँ छोड़ खत्म यहाँ पर हम लोग देखते हैं बात को अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे युग नज के बारे में इसके बाद किसके बारे में जानेंगे युग्म सलियन के बारे में त्रिसलियन के बारे में जानेंगे किसके बारे में जानेंगे त्रिसलियन के बारे में किसके बारे में त्रिसलियन के बारे में जब त्रिसलियन की बात हो रही है तो त्रिसलियन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिसलियन है क्या तो त्रिसलियन के बारे में ये इस सलियन क्रिया में 3 केंद्रक होते हैं त्रिसलियन का मतलब त्रिसलियन यानी 3 केंद्र कितना केंद्र 3 आ रहा है हाँ तो समझते हैं 3 केंद्र होते हैं इसमें कितने केंद्र होते हैं 3 केंद्र होते हैं और एक युग्म तथा 2 ध्रुवीय केंद्र होते हैं जो कितने केंद्र होते हैं त्रिसलियन में 3 केंद्र कितने केंद्र 3 केंद्र होते हैं 3 केंद्र होते हैं तो कौन कौन होते हैं तो एक क्या होता है एक इसमें होता है युग्मक होता है एक क्या होता है एक युग्मक एक क्या होता है युग्मक का 2 क्या होता है 2 ध्रुवीय होता है 2 गो ध्रुवीय होता है 2 गो ध्रुवीय कथी होता है 2 गो ध्रुवीय होता है क्या होता है 2 गो ध्रुवीय होता है बहुत पतला हो से 2 क्या होता है ध्रुवीय होता है जब 2 को ध्रुवीय होता है तो अब यहाँ पे 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है क्या होता है 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं क्या होते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जब 2 ध्रुवीय केंद्रक होती है तो इसके बाद हम लोग जानते हैं था प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 सलियन होता है प्रत्येक भ्रूण कोश में कितने सलियन होते हैं भ्रूण कोश में 2 सलियन होते हैं भ्रूण कोश में कितने होते हैं सलियन भ्रूण कोश में 2 सलियन होते हैं कितने होते हैं भ्रूण कोश में जितना प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 सलियन होते हैं 2 सलियन यानी प्रत्येक भ्रूण कोश में कितने सलियन 2 सलियन कितने सलियन 2 सलियन होते हैं और युग्म सलियन अतः त्रिसलियन होने की क्रियाविधि को दोहरा निषेचन भी कहते हैं जब युग्म सलियन और त्रिसलियन होने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं हम दोहरा निषेचन भी कहते हैं क्या कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं इसके बाद हम लोग किसके बारे में समझते हैं वृषण कोष के बारे में किसके बारे में वृषण कोष के बारे में किसके बारे टेस्ट वाला सिग्नल पढ़ना हो जा कल ले ई छुटवा जल के ना ले सिग्नल ले कहला वृषण कोष के बारे में समझेंगे किसके बारे में वृषण कोष के मतलब वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे छोटे आइसोनाम मासल संरचना में रहते हैं वृषण कोष कहाँ रहते हैं वृषण उदर के गुहा के बाहर छोटे छोटे आयुष्मान मासल की संरचना में रहते हैं वृषण कोष कहाँ रहते हैं कोई पूछेगा तो वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे सा यानी वृषण उदर गुहा के पेट के बाहर छोटे सा आयुष्मान मासल की संरचना में रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं वृषण कोष कहते हैं तो वृषण कोष के बारे में समझ गए परिभाषा कोई पूछते आराम से लिख सकते वृषण उदर गुहा के उदर गुहा के बाहर छोटे छोटे आइसोनोमा नुमा मासल संरचना में रहते हैं किस में रहते हैं मासल संरचना में रहते हैं संरचना में रहते हैं जिसे हम जिसे वृषण कोष कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम वृषण कोष कहते हैं वृषण कोष कहते हैं
वृषण कोश कहते हैं। शुक्रवाहनियाँ, अब इसके बाद किसके बारे में जानेंगे हम लोग? शुक्रवाहनी के बारे में। किसके बारे में? शुक्रवाहनी के बारे में। तो शुक्रवाहनी के बारे में जब जानेंगे हम लोग, शुक्रवाहनी किसके बारे में? शुक्रवाहनी के बारे में। तो शुक्रवाहनी पुरुष के संपूर्ण जन्म काल में वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होते रहते हैं। कहाँ से? पुरुष के जितने जीवन काल होते हैं उनके संपूर्ण जन्म काल में कहाँ से शुक्राणु बनते हैं? वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होते रहते हैं। दोनों वृषणों में एक लंबी नली निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, शुक्रवाहनी कहते हैं। शुक्रवाहनी की मतलब सबसे पहले पुरुष के जितना जीवन काल होता है, जन्म काल उसका होता है, उस काल में क्या होता है? वृषण से क्या करता है? शुक्राणु की संरचना में रहते उत्पन्न होते। तो लिख सकते हैं परिभाषा हम लोग, पुरुषों में संपूर्ण जीवन काल में, कितने जीवन काल में? संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल, संपूर्ण जीवन काल नहीं, जनन काल, संपूर्ण जनन काल किसके बारे में? संपूर्ण जनन काल उत्पन्न होते। क्या होता है? संपूर्ण जनन काल में वृषण से उत्पन्न शुक्राणु, वृषण से शुक्राणु उत्पन्न, वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होते रहते। क्या होते रहते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्पन्न होते रहते हैं। दोनों वृषण में क्या होता है? दोनों वृषण में एक लंबी नलिका होती है। दोनों वृषणों में एक लंबी नलिका होती है, लंबी नलिका होती है, लंबी नली निकली होती है, लंबी नली निकली होती है, निकली होती है, निकलती है, क्या करती है? निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। हाँ कृष्णा बैठा। जिसे लंबी नली निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? जिसे शुक्रवाहनी कहते हैं। हाँ बैठ जाओ। जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहनी का है। क्या कहते हैं? शुक्रवाहनी का कहते हैं, शुक्रवाहनी का कहते हैं। तो ऐसे दिखाई दे जाओ, बताया पीछे होकर बैठे ना कृष्ण, पीछे होकर बैठे ना, दिखाई देता ना, बैठे ना तो आप दिखाई देता हो। तो इन्हें हो जाएगा साहब, कोना में खाली है, हिमाचल ना जो दूर दृष्टि से साफ तो यहाँ तक हो गया। यह बात हो गया शुक्रवाहनी। तब पुरुष में संपूर्ण जन्म काल में वृषण से शुक्राणु उत्पन्न होते रहते हैं, और दोनों वृषण में एक लंबी नली निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहनी कहते हैं। याद हो गया। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे पढ़ा रहे थे। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूत्र मार्ग के बारे में। क्या में? मूत्र मार्ग के बारे में। किसमें? मूत्र मार्ग की बात हो रही है। किसके बात हो रही है? मूत्र मार्ग की बात हो रही है। ठंडा कम नहीं तो पढ़े। मूत्र मार्ग के बारे में। किसके बारे में? मूत्र मार्ग। जब मूत्र मार्ग के बारे में हम लोग देखेंगे, कहा बैठे रहे ना, मैं 4 आदमी बैठते थे, घुसे थे में। मूत्र मार्ग के बारे में। तो मूत्र मार्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मूत्र मार्ग क्या है? तो मूत्र या मूत्राशय में आने वाली एक नली से जुड़कर एक उभय नली बनाती है।
जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पर समझते सबसे अच्छी बात, यह मूत्राशय से, कहाँ से, यह मूत्राशय से आने वाली, क्या होने वाली, मूत्राशय से आने वाले नली से जुड़कर, किससे जुड़कर, नली से जुड़कर, नली से जुड़कर एक उभय नली बनाती, क्या बनाती है, एक उभय नली बनाती है, उभय नली बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यह बात समझ आ गई होता है सबके, अच्छा से यहाँ पर देखता है, यह मूत्राशय से आने वाली एक नली से जुड़कर एक उभय नली बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। अब डिंबवाहिनी नली, डिंबवाहिनी नली के बारे में समझता है, डिंबवाहिनी नली, वाहिनी नली या कैसी नली, यहाँ पर देखते हैं डिंबवाहिनी की मतलब, यह अंडाशय के पक्ष भाग में समीप एक कीप समान संरचना होती है। किस समान संरचना होती है, कीप जैसा डिंबवाहिनी की होती है। और कहाँ पे होती है, तो अंडाशय के पक्ष भाग के समीप, अंडाशय के पक्ष भाग के समीप एक कीप जैसा संरचनाएं होती है, समान से जो आगे चल जाकर लंबी कुंडलित नलिका बनाती है। आगे वो चलकर क्या कर जाती है, एक लंबी कुंडलित नलिका बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिंबवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंबवाहिनी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखता है अंडाशय के पक्ष भाग में, किस भाग में, अंडाशय के पक्ष भाग में, पक्ष भाग में, पक्ष भाग में भाग के समीप, किस भाग के समीप, पद क्या वो स्टूल है, अंदर अंदर स्टूल है, 1 2 3 4 क्या हुआ, लात कहाँ से रखित रहे, पक्ष भाग, पक्ष भाग के समीप, किस भाग के समीप, पक्ष भाग के समीप क्या होता है, पक्ष भाग के समीप एक क्या बनाता है, पक्ष भाग के समीप एक, पक्ष भाग के समीप एक कीप जैसा, कैसा, एक कीप के जैसा, एक कीप के संरचना जैसा होती है। कैसे होती है, समान संरचना होती है, कीप के समान संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, होती है जो आगे चलकर, जो आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर, आगे चलकर क्या बना देता है, आगे चलकर, हला ना करता है, आगे चलकर, जाकर, चलकर न, जाकर, जाकर लंबी कुंडलित बनाती, क्या बनाती है, लंबी कुंडलित नलिकाएं बनाती है। क्या बनाती है, लंबी कुंडलित नलिकाएं बनाती है। बनाती है, इसे डिंबवाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंबवाहिनी कहते हैं, डिंबवाहिनी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे की बात देखते हैं। डिंबवाहिनी नली के बाद एक ऋतुस्राव रोजोधर्म होता है। यदि स्त्री में यह ना हो तो मां नहीं बन पाती है। ऋतुस्राव रोजोधर्म साइंटिफिक नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, डॉक्टर नाम दे ले, समझ सकते हैं सर। इस ऋतुस्राव, ऋतुस्राव या रोजोधर्म कह सकल, या मानसिक चक्र, रोजोधर्म, रोजोधर्म स्त्रियों में निषेचन न होने की अवस्था में, जब स्त्रियों में क्या होती है, निषेचन न होने की अवस्था में क्या हो जाएगी, गर्भाशय के आंतरिक मोटी भित्ति रक्तवाहिनी के साथ टूटकर रक्त स्त्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रोजोधर्म कहा जाता है। ये बात की याद कर लेते हैं साहब।
पूछ सकले कि रोजो धर्म क्या है। कुछ दिन पहले ही टेस्ट होले साइंस में रहले रोजो धर्म क्या है, साइंस में क्वेश्चन रहले है, पूछ सकले या ऋतु स्त्राव। अभी उलिट के देख, हाँ ऋतु स्त्राव के ही नाम रोजो धर्म हो, दोनों के बात एक ही है, ठीक ना। ऋतु स्त्राव क्या था वही बात, ओकर नाम है रोजो धर्म। क्वेश्चन इसी दिया तो ऋतु स्त्राव पूछ देता या रोजो धर्म पूछ दो, दोनों में से एक पूछ देता हूँ। तो सही से सुनते तब ना सुनते तो इतना धीरे धीरे क्या पढ़ा रहते, चलते तो पढ़ा रहते। ऋतु स्त्राव या रोजो धर्म याद हो जाते, ध्यान से सुनते थे। स्त्रियों में क्या होने पर, स्त्रियों में निषेचन न होने की अवस्था में, क्या कहने न होने की अवस्था, स्त्रियों में न होने की अवस्था में, जब लड़के स्त्रियों में जब निषेचन नहीं होती है, न होने की अवस्था में, होने वाली घटना क्या होती है, होने वाली घटना। स्त्रियों में जब निषेचन न होने की अवस्था में होने वाली घटना, अवस्था में गर्भाशय के, गर्भ किसका, गर्भाशय की बात होता है। गर्भाशय के में अवस्था क्या होता है, गर्भाशय की आंतरिक मोटी हो जाती, क्या होती है, गर्भाशय की आंतरिक मोटी भित्ति रक्तवाहिका में, किसमें, रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर, किससे, ब्लड के साथ टूटकर, रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर रक्त स्त्राव के, रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव 2 मार्च से न परीक्षा है, 17 फरवरी से। हमें याद रहा 2-3 दिन पहले सोच ली 2 मार्च से कहीं होता है। रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव के रूप में कहियो हो जाए, पढ़े वाला लड़का कहियो परीक्षा आइयो अभियो दे दे तो पढ़ के बढ़िया नंबर लगा पास कर जाते, ना तो 5 साल दे दे तो न होता कैसे। रक्त स्त्राव के रूप में, रक्त स्त्राव के रूप में क्या करता है, योनि मार्ग से, किस मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर निकलता है। किस मार्ग से बाहर निकलता है, योनि मार्ग से बाहर आती है। किस मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर आती। इतना धीरे धीरे पढ़ा रही, सबके अभी ही याद हो जाते, ध्यान से देखते था, अभी दिमाग में घुस जाते, इतना धीरे पढ़ा रहती। योनि मार्ग से बाहर आती। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को हम रोजोधर्म या ऋतु स्त्राव कह सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे, इस प्रक्रिया को ऋतु स्त्राव या क्या कह सकते हैं, रोजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजोधर्म कहते हैं। इस तरह से सवाल कंप्लीट ही भी या क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं, अब आवर्त चक्र क्या होता है, किसके बारे में, आवर्त चक्र के बारे में। तो ऋतु स्त्राव में रोजोधर्म किसके बारे में देखेंगे, ऋतु स्त्राव में किसमें, आप इसके बाद आवर्त चक्र के बारे में, किसके बारे में, आवर्त चक्र में स्त्रियों में 28 दिन पर, कितने दिन पर, 28 दिन पर आवर्त चक्र, आवर्त चक्र के बारे में। तो स्त्रियों में यह कितने दिनों पर, 28, प्रत्येक 28 दिन पर अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटना को ऋतु स्त्राव द्वारा चिन्हित होती है। स्त्रियों में यह कितने दिन पर आवर्त चक्र की पीरियड घटती है, 28 दिन के बाद अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटना को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, ऋतु स्त्राव द्वारा चिन्हित किया गया है। इसी को आवर्त चक्र या स्त्रियों का लैंगिक चक्र भी कहते हैं। इसे हम आवर्त चक्र जो 28 दिन पर घटना घटती है ऋतु स्त्राव के, उसे हम आवर्त चक्र या क्या कह सकते हैं, लैंगिक चक्र कहते हैं। या कब समान होते शुरू होता है, यौनम आरंभ के रोजोधर्म के प्रारंभ में रोजो दर्शन कहते हैं। यानी कम से कम 13-14 साल के बाद
जब यौवन जब बालिका अवस्था से यो किशोरावस्था में जब जाइ छी तब की शुरू होइ छै। ये तो कितने साल में? स्त्रियों के प्रत्येक 28 दिन के बाद। तो आवर्त चक्र के बारे में भी समझ गए तो या लिख दी यहाँ पे, स्त्रियों में प्रत्येक 28 दिन पर, कितने दिन पर? स्त्रियों में प्रत्येक 28 दिन पर, कितने दिन पर? 28 दिन पर, कितने दिन पर? 28 दिन पर, 28 दिन के बाद अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटनाएं, कहाँ का घटना होती है? अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली घटनाएं को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ऋतुस्राव द्वारा चिन्हित किया जाता है। किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? ऋतुस्राव द्वारा चिन्हित किया जाता है, द्वारा चिन्हित की जाती है, चिन्हित की जाती है, की जाती है। किसके द्वारा? ऋतुस्राव के द्वारा चिन्हित की जाती है। इसे ही आवर्त चक्र या स्त्रियों का लैंगिक चक्र कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? आवर्त चक्र या लैंगिक चक्र भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवर्त चक्र या लैंगिक चक्र भी कह सकते हैं। लैंगिक चक्र, लैंगिक लैंगिक चक्र कहते हैं, लैंगिक चक्र कहते हैं। यहाँ तक बात सबके समझ आ गया होता है। लैंगिक चक्र कहते हैं। जब कहते हैं तो यह कब शुरू होता है? यह यौन आराम के समय में, यानी कि किशोर यौन आराम के समय, जब किशोरावस्था में रोजोधर्म में प्रारंभ को क्या कहते हैं? हम रोजोदर्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग रोपण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? रोपण के बारे में। किसके बारे में? रोपण के बारे में। तो रोपण के बारे में जब हम लोग जानेंगे, किसके बारे में? रोपण के बारे में। जब रोपण के बारे में समझेंगे हम लोग, बस 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं जीव विज्ञान। रोपण के बारे में, तो रोपण के बारे में सबसे पहले भ्रूण, कहाँ पे? भ्रूण तथा कहाँ पे? भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट, कहाँ पे? गर्भाशय के निकट संलग्नता को, किसको? संलग्नता को रोपण कहते हैं। संलग्नता को क्या कहते हैं? हम रोपण कहते हैं। किताब हटा दें। रोपण कहते हैं। रोपण, कोई पूछे रोपण क्या है, रोपण की परिभाषा लिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को हम क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। अब इसकी बात हो गई तो इसके बाद हम लोग अपरा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अपरा के बारे में। किसके बारे में? आपरा। किसके बारे में? आपरा के बारे में। जब आपरा की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपरा के बारे में एक रोपण की क्रिया के बाद गर्भाशय की दीवार। रोपण क्रिया के बाद क्या होता है? गर्भाशय के निकट, नहीं गर्भाशय के, गलती लिखा ये बात, ठीक है। आपरा जो हो तो सारा खटना सबके बारे में फोटो के हिसाब से पढ़ा दो, खत्म हो जाए। अपरा रोपण क्रिया के बाद, किसके बाद? रोपण क्रिया जब हो जाती, कौन क्रिया हो जाती है? रोपण क्रिया हो जाती है। रोपण क्रिया के बाद, किस क्रिया के बाद? रोपण क्रिया के बाद, रोपण क्रिया के बाद, किसके बाद? रोपण क्रिया के बाद, या रोपण के, हाँ, रोपण क्रिया के बाद गर्भाशय की दीवार, किसकी दीवार? गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार मोटी क्या हो जाती है? दीवार तथा भ्रूण के बीच, तथा भ्रूण के बीच एक विशेष उत्तक क्या होता है? विशेष उत्तक विकसित होता है। कौन सा? विशेष उत्तक विकसित होता है। विशेष उत्तक विकसित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपरा कहते हैं। जी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपरा कहते हैं। क्या कहते हैं?
आपरा कहते हैं। आई आज सुबह कहे ना आवे दर्जी साहब आवे जी भाई सुने आवे जी ओकरो मम्मी के जगह आदमी काम ना कर सकले। भ्रूण के विकास के लिए किसके लिए? भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए सभी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आपरा में होती है। यानी जब विकास होते है भ्रूण की, मतलब भ्रूण की जब विकास होती है तो कहाँ पे होती है? सारा आपरा में ही होती है, ठीक ना। आपरा में होता है, अपरा द्वारा, किसके द्वारा होता है? आपरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आपरा के द्वारा होता है। यहाँ तक। इसके बाद हम लोग लास्ट बात लैंगिक संचारित रोग के बारे में जानेंगे। किसके रोग के बारे में? लैंगिक संचारित रोग। इस तरह से सेकेंड चैप्टर भी क्लियर बायोलॉजी के। 2 चैप्टर और पढ़ा है, बायोलॉजी किताब खत्म। लैंगिक संचारित रोग, लैंगिक संचारित रोग के बारे में जब देखते हैं हम लोग, तो लैंगिक संचारित रोग के बारे में ऐसा सकारात्मक रोग जो लैंगिक संसर्ग द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाता है, ऐसे रोगों को लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। जैसे एड्स बीमारी। एड्स एक ऐसा बीमारी होता है जो इस व्यक्ति को हुआ होगा, दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो उसे भी हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस, ये में बहुत अंतर। एड्स अलग चीज होले, कोरोना वायरस अलग चीज। खैर क्या बेवला चुप ना। हाँ हाँ तो हम सब जाने से तू चुप रहना। कोरोना एक अलग चीज होले। कोरोना तू का आसपास भी भटकवाई तो तोरा अटैक कर जतो, लेकिन एड्स में ओकरा से साथ बात भी करे तो कुछ न हो, तो ओकरा साथ एक सिर्फ संबंध गलत बनावाही तब जाकर वहाँ पर रिलेशनशिप बनावाही तब जाके वहाँ पे कथी होता, तब तो एड्स होता। या उसके ब्लड कट्टा वाला पार्ट से, जैसे ब्लड ओकर दाढ़ी बन रहा है, उस दाढ़ी से कट गए दाढ़ी, अब खून निकल गया, वही ब्लड से तोरा भी बना देता तब कतो तब। या यदि ओकर ब्लड तोरा शरीर में चढ़ा देवल जतो तब एड्स हो जतो। इस तरह से ना कि ओकरा जोरे बातचीत करे से बीमारी ना फैलाई छै, ठीक ना। यदि ओकर ब्लड लेके हमरा चढ़ा देवल जतो तब। इसीलिए कभी भी ब्लड डॉक्टर चढ़ावे से पहले सब जांच कर ले छै। HIV जांच हो छै, किसी का ब्लड के जरूरत हो छै, जैसे तोरा ब्लड चढ़ावे के हो, एकरा से ब्लड लेबै तो एकर ब्लड पहले जांच होता है। HIV के जांच होता है, कौन ग्रुप है, सब जांच हो छै। हाँ जांच के ले जाय छै तो कहीं जमो करे छै, फेंक दै छै। ना तो उतना ब्लड के लेके, इतना ब्लड के लेके कथी करतो, मतलब हाँ सब रख में आप पहली बात उतना तो यूजे कर ले छै ना, फिर गिरावे छै, फिर शीशा ऊपर रखे छै, रखे छै तो लैब में ले जाके काम करे छै ऊपर ना। अच्छी तरह सिरिंज रह जोड़े। अब तो लैंगिक ऐसे सकारात्मक रोग समझ सकले। ऐसे सकारात्मक रोग, सकारात्मक रोग जो लैंगिक क्या किया जाता है, जो लैंगिक पढ़े ना पहले, लैंगिक संसर्ग द्वारा, संकर्ष द्वारा, संसर्ग द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति, संसर्ग द्वारा एक शांति से रहे ना, पढ़ना। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ क्या किया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाता है। किसके द्वारा? लैंगिक संघर्ष के। संघर्ष से चौकी टूट जाते, ठीक से रखे ना, गिर जाते तो सब गिर जाते। कौन उठा रहा है? व्यक्ति तक फैल जाते हैं। क्या होता है? व्यक्ति तक फैल जाते हैं। ऐसे रोगों को लैंगिक संचारित तो क्या कहते हैं? ऐसे रोगों को हम लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोगों को संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, रोग कहते हैं। बड़ा गजब लड़का थे तू, ठीक से रखे ना रे किताब। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? संचारित रोग कहते हैं। तारू गिरतो तो कहीं भी कट्टा ले, कोई गारंटी है? संभाल करना आसान है। जैसे सुजाक कहते, क्या कहते हैं? सुजायक। जैसे क्या कहते हैं? सुजाक कहते, क्या कहते हैं?
सुजाक, क्या कहते हैं, सुजाक बीमारी एक तरह से ये लैंगिक आतंक एक बीमारी है। ये सब कौन सा रोग है, लैंगिक सांचित रोग है ये सब। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक है एड्स, कथी, एड्स, तथा एक तो नीचे रखे के पढ़े ना, तथा ये पता लिखिए रहते ट्राइकोमोसता, ट्राइको को मोनोसाता, मोनोसाता, कथी, ट्राइकोमोनोसाता, ये सब क्या होता है, लैंगिक संचारित रोग होते हैं। कैसा होता है, लैंगिक संचारित रोग होता है। अब विक्की कुमार बताता है पूरा बात खत्म इस चैप्टर का, सबके दम दे दी याद रखे से। अब बताता है जो आवर्त चक्र होती है स्त्री में कितने दिन के बाद वह घटती रहती है घटना, 28 दिन के बाद। सपना, जा सपना के कहाँ से, मैं सपना थोड़ी पड़े जो सपना की याद अगले हैं। बताते हैं यहाँ चल, त्रिसंयल में कितने केंद्रक होते हैं, त्रिसंयल में कितने केंद्रक हैं, त्रिसंयल में कितने केंद्र होते हैं, 3। हाँ यही बात बता कौन कौन होते हैं, वो तो बता दो नंदनिया पीछे से हैं। जल्दी बताते जल्दी। 50 रुपया 65 रुपया कौन कौन 65 रुपया के, खाली एगो कई रुपया के रहे, कर दिया। जल्दी बताता है। 1 तारीख के जब कथी नाम है, एक बाद बताता है। बता नंदिनी तुम्हें बता कौन कौन नाम होते केंद्र के। बताता है यहाँ पर कहते नाम है 3 केंद्र रखना मालूम है तो कैसे काम चलते बता। जल्दी बताता यहाँ पर बटन टिप ले। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर बात के, इसमें देखिए 14 पॉइंट है, ठीक ना, 14 बात है, 14 गो चीज है इसमें, 14 गो किस सब के काम है, एक एक के काम है। ये मूत्र मार्ग की बता रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर कथी है, 1 नंबर मूत्र मानव प्रणाली है। अरे कथी टिपा गए, कहीं ना कहीं टिपा गए होते हैं, अपने कैसे टिपा जाते हैं। कितना बात, पहला पॉइंट के कथी नाम है यहाँ पर। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर पहला बात, तो यहाँ पर सबसे पहले दे रही मानव 1 नंबर मानव मूत्र प्रणाली है, जो 1 नंबर यहाँ पर दे लो तो यहाँ पर से 1 नंबर कथी हो जाते हैं यहाँ पर मानव मूत्र प्रणाली। 2 नंबर दे ले है या 2 नंबर फोटो की कहते हैं गुर्दा है, क्या कहते हैं गुर्दा। हाँ
और 3 नंबर इस पार्ट को देखता है गुर्दे की श्रोणी है, जो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 नंबर जो आ रहा है यहाँ पे श्रोणी, श्रोणी, हाँ यहाँ से जो कलर नीला पीला के बीच में स्थित है ना, यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट के यहाँ पर देखते हैं, इस कलर चेंज करके बता रहे थे। देखिए नीला वाला कलर जो ब्लू पर जाता हुआ, ये वाला नीली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस पॉइंट को यहाँ से कलर ऐसे करके 3 नंबर इसे कहते हैं 3 नंबर इस पॉइंट को हम क्या करते हैं गुर्दे की श्रोणी कहते हैं। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं जो ये पीला पाइप टाइप के कलर है, यहाँ पर से यही कलर है क्या कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी हो गए 4 नंबर। और 5 नंबर देखते हैं मूत्रसाय हो गए, कहाँ पे हो गए, जहाँ पे यहाँ पे मूत्रसाय इस जगह हो गए, ठीक ना, पूरा मूत्रसाय जहाँ यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, 6 नंबर ये कहते हो मूत्र को बाहर करना, मूत्र मार्ग हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद बाईं और फ्रंटल सेक्शन में होती है, कहाँ होती है, बाईं और फ्रंटल सेक्शन में होती है। 7वां नंबर चौथा मूत्रवाहिनी की रास्ता हो गई आवेला, यहाँ पे मूत्र मार्ग में आता है और मूत्रसाय में आता है, और मूत्रसाय से बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा होगा, बाईं और फ्रंटल के सामने होती है। 7वां पॉइंट देखते ही अधिवृक्क ग्रंथि, जो यह वाला पार्ट देख रहे थे, इसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क कहते। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ना हो रहा है, हाँ हो रहा है। अधिवृक्क ग्रंथि कहते, कौन ग्रंथि कहते हैं इसे, अधिवृक्क ग्रंथि कहते। कौन सा, इस वाला जो पॉइंट देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, यहाँ पर जगह देखते हैं हरा से कर दे रहे थे, जिसको कोई समझ आवे, यहाँ पर हर कलर चेंज करके कौन ये वाला साई कहते हो गई अधिवृक्क ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि हो गई वाला पार्ट, अधिवृक्क ग्रंथि। अब इसके बाद 8 नंबर पार्ट जो लाल कलर के है, इसे रेनल धमनी या गुर्दे के नस कहते हैं। जो देखिए यहाँ पर जो लाल कलर के है ये वाला पार्ट, इसे गुर्दा के नस कहते हैं, या डॉक्टर से क्या कहते हैं, रेयल धमनी कहते, रेयल धमनी कहते हैं, रेयल धमनी कहते, क्या कहते हैं, रेयल धमनी। अब इस पार्ट को फिर आगे हम लोग देखते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कौन सा, क्या कहते हैं हम लोग, रेयल ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि, रेयल धमनी, कौन सा, रेड वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेयल धमनी या गुर्दा का नस कहते हैं। अब 8 नंबर पॉइंट हो गया 7 नंबर 8 नंबर। अब 9 नंबर देखते हैं, अनर वेना कावा कहते हैं। जो इस पॉइंट को देखे ये नीला कलर के है, ये वाला पॉइंट, इस पाइप पूरा आ रहा है, इसे हम क्या नाम दे दिए हैं, अनर नेवा, कौन सा, अवर नेवा कावा। इसका 8 नंबर का क्या नाम है, 9 का अनर नेवा कावा, इसका क्या नाम है, अनवर के अवर हो जाते हैं, अवर नेवा कावा। अवर कौन, नेवा कावा, कौन होते हैं, अवर नेवा कावा। अब इसके बाद हम लोग 10 नंबर बात पे आते हैं। 10 नंबर पेटी धमनी कहा जाता है। 10 नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसे हम क्या कहते हैं, पेटी महाधमनी, पेटी का महाधमनी कहते हैं, पेटी महाधमनी। 10 नंबर को क्या कहते हैं, पेटी महाधमनी। शरीर के सब अंग, सभी में ही सब अंग है, इसे याद रखते हैं। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। 11 नंबर में आम सुरनी फलक धमनी होती है, नस कह सकते हैं, पारदर्शी नर्स, जो यहाँ पे होती है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे पारदर्शी नस या आम श्रोणी फलक धमनी कह सकते हैं, आम श्रोणी फलक धमनी, फलक धमनी, धमनी। अब हम लोग 13 नंबर पॉइंट, और 13 नंबर में देख 12 नंबर पार्ट को देखेंगे। 12 नंबर पॉइंट किधर है, 12 नंबर यहाँ पर जिगर हो गया, ठीक ना, किसी के जिगर के टुकड़ा है, यहाँ पे जिगर, कहाँ पे, 12 नंबर पॉइंट जो देख रहे थे ऊपर, ये क्या है, इस वाले पार्ट को जो देख रहे थे, सारा पार्ट जिगर है, यहाँ कभी हो गया ये 12 नंबर पॉइंट जिगर, ठीक ना, जिगर। और इसके बाद 13 नंबर पॉइंट पे आते हैं, बड़ी आंत हो जाती है। 13 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, 13 नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जो ये देखबे, ये वाला पार्ट देख रहे थे, पूरा पार्ट इसे जा रहा है, ये वाला जा रहा है ना, इस कलर के पिट्ठा गुलाबी, ये किसे क्या कहते हैं हम, हाँ बड़ी आंत कहते, क्या कहते हैं, बड़ी आंत, कौन आंत, बड़ी आंत। जो 14 नंबर पार्ट है, ये क्या हो जाता है, जो यहाँ से यहाँ, तो इसे छोटी आंत नहीं कहते, ये देखते हैं पर इसे श्रोणी कहते, क्या कहते हैं, श्रोणी कहते, क्या कहते हैं, श्रोणी कहते हैं।
इस तरह से कंप्लीट बात क्यों होलै समझ गए होता है। मूत्र से क्या करता है, एक दिन में 800 से लेकर 2000 मिलीमीटर मूत्र सामान्य रूप में एक स्वस्थ मानव में हर दिन उत्पादित किया जाता है। 800 से लेकर कितना, यानी 2 लीटर तक, यानी 800 ग्राम 800 मिलीलीटर से लेकर 200 लीटर 2 लीटर तक 2000 मिलीलीटर तक स्वस्थ माने इससे कम हुई है तो आदमी बीमारियाँ हो जाते हैं, ठीक ना। इससे ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा भी होते तो खराबी करते हैं, कम भी होते तो खराबी। मेंटेनेंस में सब चीज़ रखती है, पूरा ब्लड बराबर में भी जिस रिपोर्ट में जब भी जो भी चाहिए तो प्रोटीन फास्फोरस जितना डॉक्टर लिमिट कैले है उससे कम ही होला तो तबीयत खराब निश्चित है, उससे अधिक हो तो तभी भी तबीयत खराब होना निश्चित है। तो उस सब के बैलेंस करके चले को, इम्बैलेंस करवा ही तो शरीर में इम्बैलेंस होता तो फिर पूरा शरीर के सिस्टम बिगड़ जाता। इस तरह से आज खत्म इस बात के लेकर जीव विज्ञान के दूसरा चैप्टर जीव जनन कैसे खत्म होला। अब तीसरा चैप्टर कल शुरू किया जाता है, वास्तविक तथा इकाई के बारे में, डीएन के बारे में, इसी में थोड़ा पढ़ा देवल जाता है। और बाद एक चैप्टर और पढ़ा कर खत्म कहानी हो जाता है जीव विज्ञान के। उसके बाद इतिहास में चल भाई, इतिहास पर अब फोटो के हिसाब से हर घटना को 1864 कैसे चल रहा है, कौन प्रमुख व्यक्ति, पूरा घटना के बारे में फोटो से। ये गैरीबाल्डी है ऊपर शायद वही हो गए छे। हाँ गैरीबाल्डी है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। E इक्वल टू EM स्क्वायर बराबर कथी सिद्धांत यही देले रहले है।